अगर मैं आपसे कहूं कि जो काम आपके राहुल गांधी नहीं कर पाए वो आपकी और हमारी दादी कर दी। अरे वेस्ट बंगाल की अभी जो करंट सीएम है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील का दर्जा लेकर और वकील का कपड़ा पहनकर सुप्रीम कोर्ट में भिड़ गई और 15 मिनट का उनको टाइम दिया गया था। 15 मिनट के अंदर पूरे की पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ा दी। आइए देखते हैं कि आखिरकार आपकी ममता बनर्जी ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर क्या बोल दिया था, जिसको लेकर उस टाइम जो आपके सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ना, उन्होंने भी कह दिया कि बस अब बस करिए, आप मत बोलिए, अब हम नोटिस जारी कर ही देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार उस टाइम क्या हुआ था। हाँ भाई साहब, उस टाइम क्या हुआ था और क्या आपकी ममता बनर्जी जाकर उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील बनकर अपना केस लड़ सकती थी कि नहीं। देखने की अगर आप कोशिश करोगे तो ममता बनर्जी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी एलएलबी कर चुकी हैं। जब ये पॉलिटिक्स में नहीं आई थी तो उससे पहले इन्होंने वकील की तैयारी भी की थी, एलएलबी की डिग्री भी पा रखी है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये वकील के रूप में काम कर सकती हैं और वकील के रूप में कर सकती हैं तो भैया नियम कानून के बारे में तो इनको पता ही होगा जब एलएलबी की पढ़ाई की है। आप देखने की कोशिश अगर करोगे तो बंगाल की मुख्यमंत्री भी अभी है ममता बनर्जी और हाल फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन से पहले वहां पर एसआईआर करा दिया जा रहा है। और एसआईआर कराने के बाद आपको पता होगा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका बेमतलब नाम काट दिया जा रहा है, जो बीएलओ होते हैं, जो कि आकर कराते हैं, कागज पत्तर लेकर आते हैं, गांव के प्रधान के घर के आगे बैठते हैं या कहीं घर घर जाते हैं, फिर उसके बाद सबको बुलाया जाता है कि भैया आकर एसआईआर करा लो, फॉर्म भरा लो। तो यही सारी चीजें लेकर आपकी ममता बनर्जी बोली है। इनका सिंपल सा कहना यह है कि अभी आप देखने की कोशिश करोगे तो गेहूं का समय है, गेहूं काटने का समय है, गेहूं बोने का समय है, फसल उगाने का समय है, तो कहीं फसल काटने का समय है। किसान उधर फसल में बिजी है और इधर बीएलओ आ रहे हैं एसआईआर कराने के लिए। जल्दबाजी में सबके नाम काट दिए जा रहे हैं। इनका कहना यह भी है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर आप ऐसा होते हुए नहीं देखोगे, लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वहां पर आप ऐसा होते हुए देखोगे। क्योंकि आप खुद सोचकर देखिए कि अगर कोई राज्य है जो कि मान लेते हैं इतना बड़ा है और उसके अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है और मान लेते हैं उसके अंदर 100 वोटर है, मान लेते हैं। अब 100 वोटर होने का मतलब है कि ज्यादातर वोटर आपके ममता बनर्जी के होंगे, तभी ममता बनर्जी की सरकार है। अगर वहां पर एसआईआर करा दिया जाए और अभी जो करंट जनता वहां पर और उनके नाम काट दिए जाए तो आप खुद बताइए वो जनता जो इनको वोट दी थी वो वोट कहां से दे पाएगी। और यही पूरा का पूरा खेल एसआईआर के अंदर चल रहा है। देखिए, आप बात मानिए या ना मानिए, ये बात सही है कि नाम कटे रहे हैं। अब उसके लिए आप भले हवा उड़ा दीजिए, अरे वो तो उन लोग के नाम काटे जा रहे हैं जो बांग्लादेश से आए थे, वो बात सही है, एसआईआर कराना भी सही है। लेकिन यार आप खुद सोचकर देखिए, कहीं कहीं केवल 20 दिन के अंदर एसआईआर हो जा रहे हैं। आप ये भी तो समझ सकते हो ना कि एक आधार कार्ड बनने में, पैन कार्ड बनने में भाई साहब हफ्ते 2 हफ्ते 20 दिन का समय लग जाता है, तब कहीं जाकर पोस्ट ऑफिस पर आता है। यहां पूरे राज्य के अंदर 20 दिन के अंदर पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है। अरे भाई साहब, सरकारी काम कब से इतना तेज होने लगा? एक ठो आधार कार्ड पैन कार्ड बनने में 10-20 दिन लग जाता है, तब जाकर कहीं आता है। और यहां पूरे राज्य के अंदर भाई साहब क्या आ गया सरकार के अंदर कि सरकारी काम इतना तेज हो गया। तो इसी सब चीजों को लेकर मतलब कहा जा रहा है। यहाँ पर आप साफ देख भी सकते हो, ममता बनर्जी यहाँ पर बैठी हुई थी और इनके पीछे और बगल में खूब सारे वकील बैठे थे और ममता बनर्जी यहाँ आगे फ्रंट पर बैठी हुई थी। आगे जो वकील थे, सूर्यकांत भी थे, वो भी थे और इस सब पे बात हुई और फिर डिसीजन हुआ। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ममता बनर्जी ने आखिरकार उस टाइम क्या बोला था। देखो यार, पहली चीज मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भारत है। भारत के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिशियन उस देश को चलाते हैं, तो भारत के अंदर भी पॉलिटिशियन ही चलाएंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन सभी पॉलिटिशियन के अंदर न सारी चीजें खराब होती हैं, न सारी चीजें सही होती हैं। चाहे वो आपकी बीजेपी हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे राहुल गांधी की हो, सब सोचते हैं कि सामने वाले को गिराया जाए, उसके लिए कितना भी कर्म करना पड़े वो हम कर्म करने के लिए तैयार हैं। तो अपने पार्टी के लिए अच्छी चीज सुनने के लिए अपने कान को खोले रहा करिए, लेकिन खराब चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी अपने दिमाग को उजागर करे रहा करिए।
हर जगह आपकी बीजेपी नहीं सही होगी, हर जगह आपकी कांग्रेस भी नहीं सही होगी और हर जगह आपकी ममता बनर्जी की सरकार भी नहीं सही होगी। लेकिन जहां पर जो सही होगा उसके लिए एक बार स्टैंड तो लेना बनता है, क्योंकि एट द एंड फैसला उन लोग का असर आपके और हमारे पीढ़ियों पर, असर आपके और हमारे माता पिता पर, असर आपके और हमारे परिवार पर ही पड़ेगा। तो जो सही है उसके लिए एक बार चलिए स्टैंड लेते हैं और जो कुछ भी है एक बार निष्पक्ष होकर सोचते हैं और समझते हैं, देखते हैं आखिरकार इन्होंने क्या कहा। असल में यहां पर कहना है, क्या मैं बोल सकती हूं, अब ये कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी बोल रही है। इससे पहले लोग कह रहे थे राहुल गांधी को, अरे राहुल गांधी अगर तुम्हें इतना ही वोट चोरी पर है तो जाकर एफिडेविट दे दीजिए ना। लेकिन अब ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में घुस चुकी हैं। अब आप कोई नहीं बोलेगा कि अरे ममता बनर्जी इतनी दिक्कत है चली जाइए सुप्रीम कोर्ट में, तो चली गई हैं ये वाकई में सुप्रीम कोर्ट में। और आपने देखा भी होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी ने आवाज भी उठाई थी कि आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आदमी है उसके ऊपर आप एफआईआर या केस या कुछ भी कर नहीं सकते। अरे भैया, क्या वो राष्ट्रपति हो चुका है कि उसको इतनी बड़ी पावर देने का क्या मतलब है? उससे पहले तो नहीं था, सन 2023 हो, इससे पहले। अभी ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? तो इस पर भी एक बार विचार करना चाहिए कि आखिरकार वो ऐसे ब्रह्मा तो है नहीं कि कोई गलत काम नहीं कर सकते, उन पर एफआईआर केस दर्ज नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, ये बीजेपी की सरकार ने करके दिखा दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल जवाब आप नहीं कर सकते। करना हो तो करिए, लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ कर सकते हो। क्या ही कर सकते हो जब एफआईआर ही नहीं हो सकता, ना उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। क्या वो ब्रह्मा थोड़ी ना, कोई गलत काम ही नहीं करेंगे। इंसान है, गलत काम हो सकता है, वो भुक्तभोगी उसके होंगे वो। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ममता बनर्जी कहती है, क्या मैं बोल सकती हूं, मैं राज्य में ताल्लुकात रखती हूं, हमें कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये ममता बनर्जी बोलती है, ममता बनर्जी एक बार हाथ खड़ा करते कहते हैं हमें बोलना। तो वहां पर जो सूर्यकांत सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप बोल लीजिए, 15 मिनट का टाइम है, तो इस 15 मिनट के अंदर क्या क्या बोलती हैं उसको देखते हैं। मैं इंसाफ कहती है कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमने 6 बार चुनाव आयोग को पूरा डिटेल के साथ चिट्ठी लिखी है। मैं बहुत सामान्य परिवार से आती हूं, इंसाफ रो रहा है। मैं अपने पार्टी के लिए नहीं लड़ रही, मैं एक तस्वीर रखना चाहती हूं। इसका एसआईआर सिर्फ नाम मिटाने के लिए है। अगर किसी भी बेटी की शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया तो उसका भी नाम मिसमैच कर दिया जा रहा है, मिसमैच की लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, और क्यों एसआईआर वहां सब नहीं कराए जा रहे? हाँ वाकई में, मतलब यहां पर इलेक्शन आने वाले हैं तो यहां पर एसआईआर कराए जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, क्या वेस्ट बंगाल के अंदर क्या दूसरे देश के लोग या कोई आतंकवादी आकर बैठा हो सकता है? अरे और भी जगह तो आकर बैठ सकते हैं ना, और भी जगह भी तो हो सकते हैं, वहां पर भी एसआईआर कराना जरूरी है। लेकिन आप ये चीज देख रहे होंगे वाकई में कि जहां जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है, एसआईआर वहीं वहीं पर ही टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि आपकी ममता बनर्जी कह रही हैं, और इनका कहना भी एक भैया नॉर्थ ईस्ट में भी कराइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर कराइए। आसाम ओसाम में बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्यों नहीं हो रहा? तो वहां पर भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर हो गया तो वहां पर भी वोटर्स कटेंगे। क्योंकि भाई साहब, जब यहां पर नाम मिसमैच हो रहा है तो वहां पर भी मिसमैच होगा। तो वहां पर भी जब वोटर्स काटे जाएंगे ना, तो वहां पर वोटर्स जानते हो किसके कटेंगे? बीजेपी के कटेंगे। यूपी के अंदर अगर एसआईआर होंगे तो यहां पर जानते हो किसके कटेंगे? बीजेपी के कटेंगे। आई थिंक यूपी के अंदर हुआ भी तो, लेकिन वहां पर बहुत सावधानी से हुआ। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर अगर किया जाता है तो ममता बनर्जी की वोटर्स कट सकते हैं, इसलिए ये लड़ रही है। लेकिन हाँ, एसआईआर सही है, लेकिन एसआईआर को सही ढंग से कराना सही है। एसआईआर को कराने के लिए लगभग 2 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर निपटा दिया जा रहा है। अरे यहाँ पर एक पुल बनने के लिए सालों 5 साल लग जाते हैं, लेकिन एसआईआर के लिए 10-20 दिन काफी है। लेकिन बहरहाल इतना ही नहीं बोलती, आगे भी बोलती हैं। इनका कहना है कि लोग फसल में लगे हुए हैं और उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं, वे अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बीएलओ दबाव में आत्महत्या कर रहे हैं। और वाकई में आप देखेंगे कई सारे ऐसे बीएलओ हैं, मतलब बीएलओ यार वही जो गांव-गांव में होते हैं, वो लोग जाते हैं ना घर घर पर, वो कागज लेकर एसआईआर भरे होगे तो आपको पता होगा। तो कह रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा उनके ऊपर काम दे दिया जा रहा है बहुत, और इतना धमकाया उमकाया बहुत जगह जा रहा है, और कहीं कहीं तो जनता ही पकड़ के पीट उठ दे रही है
कई सारे ऐसे बीएलओ हैं जो कि आत्महत्या कर लिए, लेकिन न्यूज़ में अगर कहोगे कि ऐसा बताइए तब नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर गोदी मीडिया बहुत सारी चीज़ें लोग कहते हैं, वो सारी चीज़ें आते हैं। फिर उसके बाद आत्महत्या कर रहे हैं कि वे कहते हैं आधार के साथ हमें एक और सर्टिफिकेट चाहिए, दूसरे राज्य में डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ भी नहीं माना जाता। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया। वे 2 महीने में कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसके लिए 2 साल लगते हैं। जब लोग बाहर थे तब उन्होंने यह किया। गरीब लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते तो आगे देखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उनका नाम हटा दिया जाता है। ये दूसरी बार आपकी ममता बनर्जी जब स्पीच दे रही थी तो ये सारी चीजें कहती हैं। फिर उसके बाद आपकी ममता बनर्जी कहती हैं कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, जबकि चुनाव आयोग के जो वकील हैं राकेश द्विवेदी, वो कुछ कहते हैं। उनका कहना क्या है, एक बार सुन लेते हैं। उनका कहना है कि नियुक्त नियमों के तहत और अब तक 1 करोड़ लोगों की सुनवाई हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में ममता बनर्जी को टोकते हुए कहा कि आपके राज्य में पैखी के लिए बड़े वकील उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर देखोगे श्याम दीवान, कपिल जैसे वकील भी वहां पर उपलब्ध हैं। कोर्ट ने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि समाधान निकाला जा सके और निर्दोषों का जो नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है, जो छूट रहा है, वो ना हो। हम पहले से 10 दिन की जो डेडलाइन है उसे बढ़ा चुके हैं। ऐसे ही हम टाइम नहीं निकाले और कोई निर्दोष का नाम जो लिस्ट से कट रहा है वो ना छूटे। तो इतना सारा चीज़ें जो वहाँ के वकील हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आते हैं, वो लोग कहते हैं। और उसके बाद अब जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सीजीआई सूर्यकांत चुनाव आयोग पर कहते हैं कि देखो भैया, बस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी 9 फरवरी तक का टाइम है। इनको नोटिस भेज दिया जा चुका है, इनको भी अब जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये देंगे कि नहीं जवाब आपके सुप्रीम कोर्ट को, वो तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। क्योंकि अगर सरकार ने इनको इतनी बड़ी पावर दे रखी है कि भैया इनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता, तो मुझे तो नहीं लगता कि इनका कुछ कोई कर भी सकता है बाल विवाह का। लेकिन आप बताइएगा कि कुछ इनका किया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि अगर जनता पूछ रही है तो उसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि यार देखो, इस देश के अंदर आदमी बड़ा छोटा कितना भी हो सकता है, पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में या किसी और भी अन्य मुकाबले में। लेकिन एक चीज जानते हो, इस डेमोक्रेसी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि अगर मुकेश अंबानी भी वोट देने आएगा ना, तो कितना भी बड़ा है तब भी उसका 1 वोट ही काउंट होगा। और अगर आप जाओगे तो आपका भी 1 वोट काउंट होगा। इसका मतलब वोट के अंदर आप और अंबानी 2 के दोनों बराबर हो। लेकिन वो बराबरी अगर ना मिल पाए और जबरदस्ती नाम काट दिया जाए तो ये गलत है। तो इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा और 9 तारीख का समय है। क्या लगता है आपको जवाब देंगे कि नहीं, और आंखें खुली कि आपकी नहीं? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।